लैब की तेज रोशनी और म्यूजिक ने न जाने कितने थरथराते हुए जिस्मों को एक शहर में मुब्तला कर दिया था। रात जैसे जैसे गुजरती जा रही थी, इस अंधे नशे में मुब्तला होकर वो अपनी अक्लों से मफलूज हो रहे थे। छोटे छोटे कपड़ों में मुब्तला हसीनाएं, बिगड़े हुए घर के अमीरजादे जिनके हाथ में मशरूबात अपना रंग इनके दिमागों पर चढ़ा चुकी थी। एक कोने में मेज पर बैठा वो भी अपने जिस्म को हिलाकर गोया इसी महफिल का हिस्सा बना हुआ था। इंतहा का डैशिंग, जिसके माथे पर बिखरे हुए बाल, फॉर्मल ड्रेस इसे न जाने कितनों के लिए मरकज़े निगाह बना चुकी थी। बेतहाशा दौलत ने इसके चेहरे की मगरूरी में इजाफा कर दिया। सुर्खों सफेद रंगत में इस वक्त सुर्खियां खिली थी और बड़ी बड़ी नशीली आंखें इस वक्त नशे में डूबी हुई थीं। हाथ बढ़ाते हुए इसने ग्लास में थोड़ा सा मशरूब उंडेला और दोबारा लबों से लगा लिया। इससे पहले कि वो इसके लबों को छू लेता, किसी के नाजुक हाथों ने इस ग्लास को अचक कर अपने लबों से लगा लिया और वो बदमजा होकर सामने खड़ी लड़की को देखता रह गया, जिसका वजूद तकरीबन नुमाइश बना हुआ था। यहाँ पर जितनी भी लड़कियां थीं, इनके जिस्म पर लिबास ना होने के बराबर था। ये इसके लिए बहुत आम सी बात थी, लेकिन सामने खड़ी अनाबिया को देखकर इसने मुंह मोड़ा और इसकी बदमस्ती को देखकर अनाबी हल्का सा झुकते हुए इसके हसीन चेहरे को थामकर अपने करीब कर गई। तुम्हारे चेहरे के बिगड़े हुए तासुरात बहुत बुरे लगते हैं मुझे। अपना मूड फ्रेश रखा करो। जाने जा बोझ कर वो यूं बात कर रहे थे जैसे इसके लबों को छूने का इरादा रखते हो, जबकि मुकाबिल लबों का कोना खींच कर हल्का सा मुस्कुराया। तुम जानती हो जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी है, इस पर कोई और हक जताए मुझे बर्दाश्त नहीं। इसके मखमली हाथ को थामकर अपने करीब खींचते हुए इसने अनाबिया के चेहरे पर अपनी सांसों को छोड़ा और वो तो इतनी नजरी करम से हैरान होकर पीछे हटी और फिर घूमते हुए इसकी गोद में बैठ गई। मुझ पर भी तो सिर्फ तुम्हारा हक है, किसी और को हक देने से पहले इस हक को हासिल कर लो। वो इसके बाजों में बिखरने के लिए तैयार थी। इसकी आवाज इतनी मखमूर थी कि वो देर तक अजीब नजरों से इसका चेहरा देखता रहा, जबकि अनाबिया की उंगलियां इसके रुखसारों को छूती हुई इसके बालों में पेवस्त हो गईं। वो इसके सर को झुकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बस यूं ही बैठा इसका चेहरा देख रहा था। दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो जो बात कर रही थी वो बाखूबी समझता था, इसलिए इसे खुद से थोड़ा सा दूर कर दिया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम जानती हो कि हनैन शाह की दुनिया ही इतनी वसी है कि इसे मस्त कर दे। वो भला यूं किसी पर दिल हारने वाला था? हरगिज नहीं। एक से बढ़कर एक हसीन चेहरों से वो मुतारिफ हुआ। इसे न जाने कितनी हसीन लड़कियों को वो खुलेआम फ्लर्ट किया, लेकिन कभी भी वो अपनी हुदूद नहीं भूला और ना ही किसी को भूलने दे सकता था। बचपन से इसकी माँ ने इसकी तरबियत कुछ इस अंदाज से की कि जिस अंदाज में हर गुनाह को अपने लिए एक सहूलत समझ लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद न जाने क्यों वो कभी किसी को खुद के इतना करीब नहीं होने देता कि बाद में से पछताना पड़े। इसलिए इस बार अनाबिया को भी छोड़कर बामुश्किल अपने कदमों को घसीटता जाने लगा। जब अनाबिया ने इसकी शर्ट को खींचकर दोबारा अपनी जानिब मोड़ लिया, अनाबिया वो गोया इसे वार्न करने के अंदाज में जता रहा था। मैं वापस जा रहा हूँ। अनाबिया इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। हमेशा वो हर मामले में इसके साथ खड़ी रही और वो बार बार इसे धुतकार भी नहीं सकता था, इसलिए बड़े तरीके से खुद को इससे दूर कर रहा था। लेकिन अनाबिया इसकी शर्ट के बटनों से खेलते हुए खुद को खींचकर इसकी खुशबू से मुतारिफ करवा रही थी। आज भी सीरियसली तुम ये रंगीन पार्टी छोड़कर घर जाओगे?
इसने नसों में हैरानगी भर ली। वो बार बार इसका रास्ता रोक रही थी और इस पर वो खुद पर जबर नहीं कर पाया, इसलिए इसके हाथ को झटक दिया। ओह कम ऑन, वो अजीब से अंदाज में बड़बड़ाते हुए बाहर की जानिब चला गया, जबकि वो वहीं खड़ी देर तक इसकी पुश्त को घूरती रही और फिर सर झटक कर एक बार फिर म्यूजिक पर एंजॉय करना शुरू कर दिया। घड़ी 2 के हिंसे को अबूर कर रही थी। रात के अंधेरे को अपनी तेज जगमगाती हुई रोशनियों से चीरती हुई हवेली पूरे रोब और दबदबे से खड़ी थी। जब उसकी गाड़ी हवेली में एंटर हुई और गार्ड ने सुकून का सांस लिया, वो ड्राइविंग सीट से नीचे उतरा। वो चंद घंटों का दुल्हा था जो अपनी सुहागरात क्लब में गुजार कर आ रहा था। इसके चेहरे पर इत्मीनान था, हाथ में सुलगती हुई सिगरेट धुएं को हवा में तहलील कर रही थी। दाखिली दरवाजे को उबूर करके वो अंदर दाखिल हुआ। एक अजीब सी घुटन इसे महसूस होने लगी थी। पूरी हवेली में गोया रंगोबू का सैलाब आया हुआ था। आज इसकी शादी खत्म हुई और इसकी दुल्हन रुखसत होकर इसके कमरे में इसका इंतजार कर रही थी और रात के 2 बजे वो अपनी रात को बाहर सेलिब्रेट करके आ रहा था। इस वक्त भी वो नशे में था, लेकिन इसके बावजूद इसकी शख्सियत से कुछ भी जाहिर नहीं हो रहा था। मजबूत कदम उठाता अपने हाथों को पुश्त पर बांधे वो अंदर जा रहा था जब अचानक एक जानिब से आने वाली आवाज ने इसके कदमों को रोक लिया। आज रात तो तुम्हें घर पर होना चाहिए था। कम से कम इतनी गैरत तो हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे कमरे में इंतजार कर रही है। ये जहरीली आवाज किसकी थी वो बखूबी पहचानता था, इसलिए इसने पलटना गवारा नहीं किया। थक गया हूं तो क्या लड़ाई का प्रोग्राम सुबह तक मिलते भी हो सकता है। निहायत इत्मीनान भरा लहजा इन्हें आग लगा देने के लिए काफी था। इनका इकलौता बेटा जो इतना जिद्दी और हटबरम हो चुका था कि अपनी मर्जी का मालिक बनकर इनके लिए हमेशा मसाइल पैदा करता, और इस वक्त भी इनका दिल चाहा कि वो इसे गिरेबान से पकड़कर 2-4 थप्पड़ रसीद कर दें, लेकिन शायद अब वो इनकी मार और पकड़ से बाहर निकल चुका था। अपनी जुबान को काबू में रखा करो हनैन। बात करते हुए तुम्हें इतना तो अंदाजा होना चाहिए कि तुम बाप से बात कर रहे हो। वो अभी तक इनकी जानिब मुड़कर देख नहीं पाया, लेकिन इस बार पलट कर देखा था। मैं समझ नहीं पा रहा, गुस्सा रात भर बाहर रहने का है या अपनी भतीजी के इंतजार करने का। सुर्ख निगाहें इस वक्त जाहिर शाह के चेहरे पर जमी हुई थी, जो दांत पीस कर इसकी जानिब बढ़े। तुम नशा करके आए हो, तुम्हारी आदतें किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। इन दोनों की आवाजें रात के इस पहर भी हवेली में गूंजने लगी थी। तभी सितारा बेगम ढीले ढाले शर्ट ट्राउजर में बालों को कंधे पर डाले बाहर आई। क्या हो रहा है, ये कोई वक्त है लड़ने का? इन्होंने हुनैन शाह की जानिब देखा। ये तुम्हें देखना चाहिए, अपनी तरबियत का नतीजा। आज इसकी वेडिंग नाइट है और इसे अयाशियों से फुर्सत नहीं। ये अयाशियां मैंने आज रात से शुरू नहीं की। मैं शुरू से इन तमाम चीजों का आदी हूं और ये सब कुछ मुझसे मुंसलिक है। इस बार इनकी जानिब चलते हुए इनके करीब आकर खड़ा हो गया। बड़े इत्मीनान से सीने पर बाजू बांधकर वो अपने बाप को जिद दिखा रहा था। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपकी पाकबाज, बाकिरदार और नेक भतीजी के लिए मैं खुद को बदल नहीं सकता। यही मेरी जिंदगी है। एक और इंतहाई मिडिल क्लास घराने में पली बड़ी डब्बू सी लड़की के लिए अपना लाइफस्टाइल बदल दूं? नेवर। सर को हल्का सा घुमाते हुए वो एक भरपूर निगाह इन दोनों पर डालकर वापसी के लिए पलट गया। तेज कदमों को उठाता हुआ वो कमरे की जानिब जा रहा था और जाहिद शाह जोर से मुट्ठियां भींचकर सितारा बेगम की जानिब पलटे। काश तुमने इसकी तरबियत की होती, काश। और हमेशा की तरह जाहिद शाह की बातों पर बददिल होकर वो सर झटकती कमरे में चली गई। इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी। सितारा बेगम एक ऐसा नाम था जो जवानी में इनके लबों पर आया और फिर इन्होंने बगावत कर डाली। हालांकि वो जद्दी पुश्ती अमीरजादे नहीं थे, हाँ, लेकिन इनकी तालीम खानदान के बाकी सब लड़कों से ज्यादा थी। इसलिए इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपनी मर्जी की लड़की का इंतखाब किया।
दिलदार शाह इसकी बगावत पर जी जान से लर्ज गए। बाहर से आई हुई लड़की तुम्हारे साथ खड़ी तो हो सकती है, लेकिन तुम्हें वो सुकून नहीं दे सकती। सितारा बेगम का लाइफस्टाइल, इनका अंदाज देख कर ही दिलदार शाह जैसे शख्स की दूरअंदेशी काम कर गई। मैं सितारा से मोहब्बत करता हूं, मुझे इसकी दौलत से फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसका बाप इसे फूटी कोड़ी भी साथ न दे, लेकिन मैं इसे मानने के लिए तैयार हूं। इन्होंने इस रोज बगावत की थी, सितारा बेगम के साथ इनका रिश्ता बन गया और अब वो इसे किसी सूरत नहीं तोड़ सकते थे। दिलदार शाह को बेटे की जिद के सामने हार मानना पड़ी और फिर इसका नतीजा इन्होंने सारी जिंदगी भुगता। इसलिए वो हरगिज नहीं चाहते थे कि इनका बेटा भी वही सब कुछ भुगते। सितारा बेगम बज़ाहिर तो इनसे मोहब्बत करती थी, सारी जिंदगी इनके साथ वफादार रही, लेकिन फिर भी इनके वो शौक और मशगले कम नहीं हुए। रातों को देर से आना, फ्रेंड पार्टीज एंजॉय करना। बेटे की पैदाइश के बाद भी वो इससे वो प्यार और तवज्जो नहीं दे पाए जिसकी औलाद एक हक और एक औलाद हकदार होती है। कमरे का दरवाजा धार से खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुआ। इस वक्त गुस्सा इसके चेहरे पर सवार था। सामने बिस्तर पर बैठे हुए वजूद ने हड़बड़ा कर अपनी आंखों को खोला। काफी देर इंतजार करने के बाद वो सोने के लिए लेट गई थी। भारी भरकम लिबास जेवरात में गैर आरामदेह हालत में लेटी हुई वो लड़की पट से आंखें खोले अपने सामने खड़े इस शख्स को देख रही थी, जो बड़े अजीब नजरों से इसके चेहरे का जायजा ले रहा था। शायद जिंदगी में पहली बार इसने हिजाब में लिपटी हुई दुल्हन को देखा। निकाह के बाद भी इसे देख नहीं पाया। अपनी जिद पर कायम रहते हुए अपनी अना को संभाल कर घर से निकल गया था, लेकिन इस वक्त वो इसके सामने थी। शोख रंग के उरूसी लिबास में इसका जगमगाता हुआ वजूद मुकाबिल के लिए तवज्जो का बायस था। हिजाब में होने के बावजूद इसने बड़ी खूबसूरती से और नफासत से अपने चेहरे को सजा रखा था। भारी ज्वेलरी और फिर सर पर लिया गया दुपट्टा, सोने की वजह से सुर्ख आंखें, और इस वक्त अपने लबों को तर करती अपनी सुर्ख आंखों से मुकाबिल को देखकर पलकें झुकाकर वो जल्दी से अपने लिबास को दुरुस्त करने लगी। जब खुद पर लिपटे हुए तलस्सुम को तोड़कर वो आगे बढ़ा और इसे बाजों से खींचकर अपने मध्य मुकाबले लाकर खड़ा कर दिया। मेरी जिंदगी में क्या पहले कम मसाइल थे जो अब तुमने इनमें इजाफा कर दिया। दांत पीस कर वो इससे मुखातिब था, जबकि हैरानगी भरी नजरों से इसे देखती हुई वो काफी खौफ का शिकार लग रही थी। दोनों के आमने सामने पहली मुलाकात थी। शायद इसने पहले हुनैन शाह को देखा हो या नहीं, वो नहीं जानता था, लेकिन वो इसे पहली मर्तबा देख रहा था जिसकी उम्र बामुश्किल 24 साल थी। अगर तुम यहाँ सच समझ कर इस इंतजार में बैठी हो कि मैं तुम्हें सराहूंगा तो तुम्हारी गलती है। मुझे ना ही तुमने कोई इंटरेस्ट है और ना ही इस शादी में, और ना ही मैं इस रिश्ते को दिल से तस्लीम करता हूँ। अब हटो, सोने दो मुझे। बड़ी सफाकियत से वो अपने अल्फाज इसके कानों में उंडेल कर वो इसे खुद से दूर हटा चुका था, जबकि भारी लिबास के साथ लड़खड़ाती हुई वो जरा सा दूर हो गई। दीवार का सहारा लेकर इसने हैरत से पलट कर पीछे देखा। अगर कोई और होता तो इस वक्त आगे बढ़कर इसको गिरेबान से पकड़ लेता। जो शख्स इसे निकाह कर चुका था, इसे बीवी बनाकर अपने कमरे में ला चुका था, लेकिन ना ही इसे दिल से तस्लीम करता था और ना ही कोई हक देने का रवादार समझता था खुद को। लेकिन इसने इस सर फिरे इस शख्स को गिरते हुए देखकर ज़ेरे लब दोहराया, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आंखें भीगी थी, लेकिन अपनी आजमाइश समझते हुए इसने भीगी आंखों को रगड़कर अपने भारी भर लिबास को घसीट कर चेंज करने चले गए। जबकि इसे चुपचाप जाते हुए मुकाबिल ने गर्दन मोड़कर इसे जाते हुए देखा और फिर सुकून की सांस खारिज करते हुए गहरी नींद में चला गया। इसने बड़ी नजाकत से इसके कंधे पर हाथ रखा था। उठे, फजर का वक्त हो गया है, नमाज नहीं पढ़नी आपने? एक मध्यम सी आवाज इसके कानों से लहराई। आज तक किसी ने नमाज पढ़ने के लिए नहीं जगाया था। हालांकि वो जाग चुका था, लेकिन फिर भी अपनी आंखें बंद किए लेटा रहा।
ना जाने किस एहसास ने इसके पूरे वजूद को अपने गिरफ्त में कर लिया। अजानों की आवाजें इसके कानों से टकरा रही थी, लेकिन आज तक इसने अपनी पूरी जिंदगी इस तरह गुजारी थी कि एक या दो बार से ज्यादा अल्लाह के सामने सजदा न किया हो। ऐसा नहीं था कि वो मुसलमान नहीं था, मुसलमानों की औलाद था, दिल से मुसलमान था, लेकिन कभी नौबत ही नहीं आई, किसी ने एहसास ही नहीं दिलाया कि जिंदगी में नमाज पढ़ना भी जरूरी है। और बाकी सारे कामों को मलहूत खातिर रखते हुए वो खुदा की जात को फरामोश कर गया। एक बार फिर कोई इस पर झुका, दिल फरेब सी खुशबू इसके नथनों से टकराई और इसने आहिस्ता से अपनी आंखों को खोल दिया जो इसके सामने झुकी हुई थी। सलीके से सर पर नमाज के स्टाइल में लिया गया दुपट्टा, चेहरे से टपकता हुआ पानी और एक नूर था। इस वक्त वो भारी मेकअप में अपने चेहरे से उतार चुकी थी। इस वक्त इसका चेहरा एक हयादार नूर से जगमगा रहा था। इसकी आंखें जैसे रोशन थी और लब आहिस्तगी से मुस्कुरा रहे थे। इसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान फैला हुआ था कि इसने आज तक किसी धुतकारी हुई दुल्हन नहीं देखी और दूसरी पल इसने निगाहों को फेर लिया। एक बार फिर अपनी आंखें बंद करते हुए वो करवट बदल गया और वो फौरन पीछे हट गई। इससे अच्छा नहीं लगा था किसी को एक दो बार के बाद जगाना, हालांकि वो जाग चुका था, जानता था कि नमाज का टाइम है। इसके बावजूद जरूरी तो नहीं था कि वो जबरदस्ती करते और फिर वो उसे झाड़ कर रख देता। इसे वापस पलट आई। वो काफी देर मन ही मन में इंतजार करता रहा कि वो इसे दोबारा जगाए, कायल करे, लेकिन वो दोबारा नहीं आए। काफी देर गुजरने के बाद इसने करवट बदलने के बहाने जरा सा आंखों को खोलकर देखा। वो सामने नमाज पढ़ रही थी और वो बड़ी देर तक इसे देखता रहा। इस लम्हे पहली बार इसे किसी बेचैनी ने घेरा था और इसी बेचैनी को कम करने के लिए वो एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर गया। जब हम गाफिल होना चाहते हैं तो खुदा हमें गाफिल कर देता है। घड़ी ने 12 हो जाने का संदेशा दिया और इसे जरा सा सर उठाकर देखा, 12 बज चुके थे और अमूमी तौर पर वो इस वक्त जागा करता। गर्दन मोड़कर इसने देखा, लेकिन बिस्तर पर एक भी सिलवट नहीं थी और ना ही इसके पहलू में कोई वजूद लेटा हुआ था। फिर इसने निगाहें मोड़कर पूरे कमरे में देखा, वो कमरे में भी मौजूद नहीं थे। मुतमईन होकर वो उठा और फ्रेश होने चला गया। यही तो वो चाहता था कि कोई बेजा इसकी जिंदगी में मुदाखलत न करे। इसने सोच लिया था कि वो कभी भी इसे तस्लीम नहीं करेगा और ना ही कर सकता है, लेकिन खुदा के बनाए हुए रिश्ते से मुंह मोड़कर वो कितनी देर तक अपनी जिद पर कायम रहता ये कोई नहीं जानता था। बाज हादसे हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें समझाना चाहते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम इनमें उलझा कर खुद को खो देंगे, हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। वो नाश्ते के लिए बाहर आया और सितारा बेगम ने फौरन मुलाजमत से कहकर नाश्ता लगवाने के लिए कहा। नाश्ते की टेबल पर बैठा सितारा बेगम से हल्की फुल्की बात करके वो मुलाजमा का ही इंतजार कर रहा था, जैसा कि हमेशा से ही इसके लिए मुलाजमा लेकर आती। और तभी इसके पहलू में वो वजूद नमूदार हुआ। चूड़ियों की खनक ने इसे अपनी जाने मतवज्जो किया था। 2 मेहंदी लगे हाथ इसके सामने नाश्ता रख रहे थे और फिर इसने पलकें उठाकर इसके चेहरे को देखा। नफासत से सर पर लिया गया दुपट्टा, ढीली ढाली शलवार कमीज में वो काफी दिल फरेब लग रही थी। इसका नाजुक सा चेहरा शफाफ मोती के जैसा था और वो काफी देर ठिठक कर इसे देखता रहा। जब सितारा बेगम ने गर्दन मोड़ कर इसे देखा, तुम यहाँ दुपट्टे के बगैर भी रह सकती हो, यहाँ होता ही कौन है जो तुम हिजाबी बीबी बनकर घूमती हो। वो अब अपनी पूरी तवज्जो नाश्ते की जानिब मरकूज कर चुका था। जब इसने पहली बार इसकी मध्यम सी आवाज को सुना, ये हिजाब नहीं है, मैंने बस सर पर दुपट्टा ले रखा है और ये मेरी आदत है। चेहरे के अतराफ में 2 झूलती हुए लटें। अब अपनी बहुत सी आदत को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ये तुम्हारा वो घर नहीं है जहाँ लड़कियों को 7 पर्दों में छुप कर रहना पड़ता है। सितारा बेगम का लहजा इंतहा से ज्यादा सख्त था। जाहिर शाह ऑफिस के लिए निकल चुके थे। वो चुपचाप बर्तनों को रखती वापस पलटने लगी, लेकिन इससे पहले सितारा बेगम इसके करीब से गुजरकर अपने कमरे में चली गईं। हमेशा की तरह बोल्ड ड्रेसिंग, स्टाइलिश लुक, खुशबू में बिखरा हुआ वजूद, और तभी ना जाने कि उसने इस लड़की को पुकार लिया।
सुबह तो मुझे बेदार कर रही थी। इसका लहजा कपकपा देने वाला था। वो काफी देर अपने लबों को दांतों में दबाए खड़ी रही और फिर पलकें उठाकर एक नजर हुनैन शाह को देखा। मैं बस आपको नमाज के लिए जगा रही थी। मैंने कहा था तुमसे, वो बड़े काटदार लहजे में बात कर रहा था। आज के बाद कोशिश करना कि मेरी इजाजत के बगैर मेरे करीब मत आओ और ना ही मुझ पर कोई हक जाहिर करना, समझी तुम? ऐसे वार्न करता हुआ वो दोबारा अपने नाश्ते की जाने मुतवज्जो हो गया और वो पलट गई। यूं लगा था जिससे हलक में कांटे जिगने लगे हों और वो अपने कमरे में जा रही थी। आंखें सुर्ख होने लगी और जगमगाते हुए कतरे अंदर की वहशत को जाहिर कर रहे थे। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आती है। यह रिश्ता इसके बाप की मर्जी से हुआ था और इसने सर तस्लीम खम कर लिया। हालांकि इससे कोई लालच नहीं था कि वो किसी बड़े घर में जाएगी, किसी बिगड़े हुए अमीरजादे की जिंदगी में ढलकर आसाइशों से मुतारिफ होगी, बल्कि इसने चुपचाप वही तस्लीम किया जो खुदा और इसके वालिदैन की मर्जी थी। इसके बावजूद अपने लबों को दांतों में दबाकर वो अपने मुंह पर हाथ रखे रो पड़ी। इसका जब्त जवाब दे गया। हमेशा से वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाने वालों में से थी। हालांकि इसमें सब्र कूट कूट कर भरा था। इसकी माँ ने बचपन से इसे यही तलकीन की थी और शादी से पहले भी इससे अच्छी तरह बावर करवा दिया था कि इन पर हमारे घर में ये जमीन आसमान का फर्क है और अब इनकी जली कटी बातों को सुनकर ही इनके दिल में अपनी जगह बनानी है। नाश्ता करने के बाद एक बार फिर शायद वो बाहर से चला गया। वो ना ही कमरे में आया और ना ही इसने हया पर कोई तवज्जो दी। सारा दिन वो अपने कमरे में बंद रही। नमाज का वक्त होता तो नमाज पढ़ लेती, नमाज के बाद थोड़ी सी तिलावत और फिर कमरे में बैठ जाती। अपने माँ बाप से बात की, अपना मोबाइल वो साथ लेकर आई थी। वो शाम के करीब इससे मुलाकात करने के लिए आने वाले थे। इसके चेहरे बशाशत से चमक उठा था। पीच कलर के कामदार सूट को पहने वो आईने के सामने तैयार हो रही थी। आज से पहले इसने कभी तेज मेकअप इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसकी शादी हो चुकी थी। कम से कम अपने लिए, अपने शौहर के लिए इतना तो कर सकती थी। और इस रोज अपने चेहरे पर मसनूई सजावट सिर्फ और सिर्फ इसके वालिदैन को मुतमईन करने के लिए था। लाइट से मेकअप के साथ वो अपने बालों को सुलझाने लगी। जब आदत के मुताबिक धार से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाए, अंदर आने वाला शख्स वहीं खड़ा रह गया। इस वक्त वो बगैर इसे किसी भी हिजाब या दुपट्टे के देख रहा था, जबकि इसे अपनी ही ये गलती बड़ी शिद्दत से महसूस हुई कि वो दुपट्टे को दूर बेड पर रखे बड़ी फुर्सत से खुद को तैयार कर रही थी। इसे देखकर हिचकिचाती हुई बेख्तियार 2 कदम दूर हुई और हर किसी लिपस्टिक लबों के कोने पर फैलती चली गई। वो इन्हें हमाक से देख रहा था। पहली बार खूबसूरती से सजी हुई आंखें, लंबे स्याह बाल जो शायद गीले थे, कमर पर बिखरे हुए थे। ड्राई करने के बावजूद अभी तक इनका भीगापन कायम था। वो बड़ी महियत से इसे देखते हुए अंदर आ रही थी। पहली बार ऐसा लगा कि वो लड़की कोई और है जिसे वो जानता था कि नहीं है, जो इसके सामने अपने हुस्न के सारे राज खोल कर खड़ी है। 2 कदमों के फासले पर वो खड़ा इसके चेहरे को देख रहा था। लड़ती हुई पलकें, गुलाबी रंगों से आरास्ता लब। हया को यूं लग रहा था जैसे वो आज अपनी शर्म और झिझक की वजह से मर जाएगी। दिल उछल कर हलक में धड़क रहा था। इस शख्स के सामने सिर्फ लब लर्ज रहे थे। लबों से किसी भी जुमले को अदा करना निहायत मुश्किल था। आज तक वो जितनी लड़कियों से मुतारिफ हुआ, इन सबसे ज्यादा हसीन लड़की वही थी। और इस लम्हे भर में इतराफ करना पड़ा। इसके करीब जाकर इसने बेतहाशा इसके मुलायम बाजों को पकड़कर इसे अपने करीब खींचा और कटी हुई शाख की तरह वो लहरा कर इसके सीने से लगी। आज कहाँ है तुम्हारा हिजाब और तुम्हारे दुपट्टे? बड़ी गहरी नजरों से उसके चेहरे के नकूश और उसके नशीबो फराज का जायजा ले रहा था और वो शर्म से सुर्ख पड़ती जा रही थी। आपके सामने मुझे हिजाब लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरे महरम हैं। वो बेख्तियार कह गई और मुकाबिल ने घुमाकर इसकी पुश्त को अपने साथ लगा लिया था। बिल्कुल ठीक बात, मैं रहूं और महरम के तो बड़े बड़े हक बनते हैं। वो जैसे इसे समझा रहा था, ये समझे बगैर कि ये सब कुछ समझना तो इसका अपना हक बनता ना। जबकि लड़ती पलकों से इस शख्स को देखती हुई वो लड़की देर तक इसकी नजर 3 नजरों में उलझती रही। वैसे बहुत खूबसूरत हो तुम, इस बात पर तुम्हारे चाचू को दाद देनी पड़ेगी। वो हिस्ट्री से अपने हाथ का अंगूठा बढ़ाकर इसके लबों के किनारे को साफ कर रहा था, जबकि
शर्म से सुट पड़ती वो बेख्तियार 2 कदम दूर होने लगी, लेकिन मुकाबिल ने इसकी कलाई थाम कर इसे अपनी जानिब घुमाया और फिर इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए अचानक इसके बालों को तबूस कर इसके चेहरे को अपने करीब कर लिया। अभी तो कहा है मैंने कि मेरे बहुत से हक बनते हैं, सो मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम्हें छू सकता हूँ। मुझसे दूर जाने का कोई जवाब नहीं बनता, वो कह गया, जबकि मुकाबिल ने हैरत से पलट कर इसे देखा था। लेकिन आप इस रिश्ते को नहीं मानते, इसने गोया जताया, जबकि इस वक्त वो उसके चेहरे को दबोच कर इसके आंखों पर झुका हुआ था। नहीं मानता तो वो मेरा मसला है, तुम तो मानती हो ना। इसे इकरार करना पड़ा। मुकाबिल के सामने जुबान चलाना बहुत दिल जिगड़े का काम है, इसलिए अपनी खामोशी बेहतर हल निकली, जबकि इसकी इतनी कुर्बत और खुशबू हया के लिए वबाले जान बनी हुई थी। वो पागल हो रही थी। वो शख्स इसकी हवासों पर सवार था और इसके हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। बड़ी मुश्किल से इसने हुनैन के सामने हाथ रखकर जरा सा खुद से दूर किया और अपनी अटकी हुई सांस बहाल की, जबकि वो मुस्कुराता हुआ इसकी गर्दन पर बने हुए तिल पर अपने लब जमाता इसे सिसक जाने पर मजबूर कर गया। वो से लग उठी। इस शख्स की कुर्बत जानलेवा थी। वो इसके करीब आकर गोया की जान लेने पर तुला हुआ था। हया को यूं लग रहा था जैसे वो अपनी शर्मो हया से मर जाएगी। इसका दिल उछल कर हलक में धड़कने लगा। दिल की बेतरतीबी हुकूमत नजर रखे हुए वो सांस रोकी खड़ी रही, जबकि इसकी खुशबू से मुतारिफ होने वाला वो शख्स बेख्तियार हो रहा था। आज वो इसके सामने थी, हसीन थी, और एक लम्हे के लिए वो भूल गया कि वो उसकी पसंदीदा औरत नहीं है। वो फरामोश कर चुका था कि वो उसे वादा कर चुका है कि इस पर कोई हक नहीं रखेगा। इस लम्हे हर एक चीज को फरामोश करके वो बस इसकी कुर्बत से लुत्फानंदोज हो रहा था, ऐसे अपने जुनून से मुतारिफ करवा रहा था। जब अचानक इसके नंबर पर कॉल मौसूल हुई, बदमजा होते हुए इसने मुड़कर देखा। इसके हाथ में मोबाइल था और अपनी जान बख्शी पर वो जल्दी से संभलने लगी, अपनी सांसों को बहाल करने लगी, लेकिन फिर भी एक उचटती हुई निगाह इसके मोबाइल की स्क्रीन पर डाली, जहां अनाबिया लिखा रहा था। लम्हे के लिए इसे लगा जिससे इसका दिल बंद हो रहा है। हैरत से इसने इस शख्स को देखा जो उसके सामने कॉल अटेंड करके मोबाइल कान से लगा चुका था। अब उसको बालों की लट को अपनी उंगली के इर्द गिर्द लपेटे इसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। हाँ बोलो, इसने मुख्तसर बात की, जबकि दूसरी जानिब से आने वाली आवाज को भी सुन सकती थी। वो किसी लड़की की आवाज थी। न चाहने के बावजूद इसके चेहरे के रंग बदलने लगे। एक बार दिल से तस्लीम कर ले कि ये हमारा है, फिर चाहे वो हक जताए या ना जाए, फिर वो सिर्फ हमारा बनकर रह जाता है। हम इसे किसी के साथ बांट नहीं सकते। आज रात का क्या प्लान है? अनाबिया ने पूछा, और वो बड़ी जाज़बियत से इसके बिगड़ते हुए तासुरात का जायजा ले रहा था। वो पलट कर आईने के जाने मतवज्जो थी। जो तुम कहो। इसे जानबूझकर रोमांटिक अंदाज में बात की और अपनायत से उछलकर इसके कंधों पर बैठने के लिए तैयार थी। चलो फिर आ जाओ, आज रात एक अच्छी सी पार्टी करेंगे और इसके बाद जो तुम कहो। अनाबिया और इसके चिपकने वाली आदत, वो या तो फौरन वहां से हट गई, अपना दुपट्टा उठाकर इसके सर पर ले लिया, और तब तक वो कॉल काट चुका था। क्या हुआ तुम्हें? इस बार इसकी आवाज संजीदा थी, जबकि इस लड़की ने गोया बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों के भीगेपन को छुपाया। मामा और बाबा आ रहे हैं तो आप कुछ देर के लिए रुक जाते, वो बड़े हक से कह रही थी, जबकि अपनी पुष्प पर हाथ बांधे वो हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, अब तो डन हो चुके, अब तो मैं रुक नहीं सकता। एक मुस्कुराहट इसकी जानिब उछालते हुए वो इसके करीब से गुजर गया। हालांकि दिल अभी तक इस लड़की के जाने में तवज्जो था, जो बुरी तरह मुंह फुलाए खड़ी थी, जिसके चेहरे के तासुरात और रंगत लम्हे भर में तब्दील हो गई। इस रात को चला गया था। हालांकि इसके माँ बाप आए और वो इनके पास बैठी रही, इनके साथ वक्त गुजारा, लेकिन दिल में खलिश रह गई। इसने इन्हें कह दिया था कि इसे किसी जरूरी मीटिंग की वजह से इन्हें जाना पड़ा। 1-2 दिन तक वो दोनों चक्कर लगाएंगे। अब इनको अफसुर्दा तो नहीं भेज सकती थी ना यहां से, जबकि इन्होंने भी अपनी बेटी के चेहरे पर इत्मीनान देखा तो डिनर के बाद रुखसत हो गए। तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत के बाद वो इतने इलाके पहुंच जाते। अपने कमरे में आने के बाद इसने तवज्जो घड़ी की जानिब की जो 10 पर पहुंच चुकी थी। हमेशा हर दुआ में इसने अपने लिए अच्छे नसीब और नेक शख्स की दुआ की, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जो शख्स इसके मुकद्दर में लिखा है इसके साथ ऐसा सलूक करेगा। इस रात को कब आया, कब इसके पहलू में लेटा,
इसे अंदाजा नहीं था, बस वो सुबह नमाज के लिए बेदार हुई तो वो औंधे मुंह लेटा हुआ था। वो देर तक इसका चेहरा देखती रही जो इसे दस्तयाब तो था लेकिन इसका नहीं था, और फिर आंखों की नमी को साफ करते बेड से उतर गई। वुजू करने के बजाय नमाज पर आ बैठी। सबसे पहले इसने अपने लिए उस शख्स की हदायत मांगी थी। परवरदिगार, मैंने ऐसा तो नहीं चाहता, वो कहकर फूट फूट कर रो पड़ी। हालांकि नेक मर्द नेक औरतों के लिए होते हैं, लेकिन ये कैसा मर्द था जो अपनी बीवी को छोड़कर ना जाने किन रास्तों पर निकल आया। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि खुदा ने इस शख्स की हदायत का जिम्मा भी इसके सपोर्ट किया। इस रोज इसका रवैया कुछ बदला हुआ था। शायद दोस्तों के दरमियान बैठकर अनाबिया ने इसकी बीवी का तस्करा किया। सब लोगों के इसके निकाह का इल्म हो चुका था, ये वजह थी या जो भी, लेकिन वो अजीब से एहसास कमतरी का शिकार था। और इस वक्त वो कॉफी लेकर आई तो इसे बुरी तरह झाड़ दिया। क्यों मेरे इर्द गिर्द मंडलाती रहती हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे करीब आने की कोशिश मत किया करो। वो धारा तो वो सहम कर दूर हुई। आंखें खौफ से लबरेज हो चुकी थी। लड़ते लबों से इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो हाथ उठाकर इसे मना कर चुका था। तुम गांव की दकियानूसी सोच के मालिक लड़की, कभी भी मेरे स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकती। और शौक था ना तुम्हें शहरी जिंदगी का, अब तुम भुगतो। इसलिए तो बस खड़ी अपने गुनाह के बारे में सोचती रही, जो इसने किया भी नहीं था, और इसकी सजा इतनी भयानक थी। आप नाराज हैं? बिलाकर इसने पूछ ही लिया और इसने आगे बढ़कर सख्ती से इसके हाथ से कॉफी का कप खींचते हुए दीवार पर दे मारा। तुम और तुम्हारी सोचें मुझे पागल करेंगे। आखिर तुम किस अपनी पाकीज़गी के कारनामे दिखाती हो? मुझे मेरे सामने नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत करके क्या साबित करना चाहती हो कि तुम मुझसे बेहतर हो? तुम और बाबा एक ही सोच के मालिक हैं। दोनों ने मुझ पर मसला के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। धारते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा इसने खींच कर मारा था और वो चलकर 2 कदम दूर हुई और फिर वहीं फर्श पर बैठकर चली गई। ये तस्वीर का आखिरी दर्जा था। चाहे जितना भी सब्र कर ली थी, लेकिन इतनी भी बर्दाश्त नहीं थी जितनी वो शख्स समझ रहा था। आखिर इसका गुनाह इतना बड़ा तो नहीं था। अगर इसने चाहा था कि वो शख्स समझ जाए, इसकी जिंदगी में शामिल होकर इसे सुधार दे, तो ये बहुत मामूली ख्वाहिश थी। असर के वक्त मुलाजमा ने इसे इतला दी कि शाह साहब का हुक्म है कि कुछ देर बाद इनके दोस्त हवेली में इनकी मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, तैयार रहें। और चाय सर्व करने के लिए वहीं आए और वो ठटक कर रुक गए। लड़की नहीं थी जो इस शख्स की चालबाजी को समझ ना पाती। वो किस किस्म की एहसास कमतरी का शिकार था, ये भी इसे बाखूबी समझ आ रही थी। और अब सिर्फ सब्र से ही इसकी अना नहीं तोड़ी जा सकती थी। इस रोज इसने तय कर लिया कि वो इसे इस कमी से मारेगी जो इसके अंदर पनपती जा रही है। मुलाजमा ने जिस वक्त इसे आकर बताया कि जाने का वक्त हो गया क्योंकि शाह साहब के दोस्त आ चुके हैं, वो बिल्कुल तैयार थी। इस बार इसने तरीके से सर पर दुपट्टा ले रखा था, लेकिन चेहरे पर किया गया मेकअप किसी भी तरह से ऐसा नहीं था कि इसे इन लोगों से कम जाहिर करता। वो बेहद नफासत से तैयार हुई। जरूरी तो नहीं कि अमीरी से बेहयाई से नजर आए, हया में भी रहकर सबको जाहिर किया जा सकता है। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल लोग घराने से ताल्लुक रखती थी। इसका बाप लेक्चरर था, माँ भी अच्छी जॉब करती थी और इसने खुद भी साइकोलॉजी पढ़ रखी थी। तो ऐसे कैसे मुमकिन था कि वो शख्स की नफ्सियात को ना समझ पाती। उठकर चले आए। चाय के साथ बाकी लवाजमात रखते हुए इसने बहुत नफासत से काम किया था और फिर पलट कर मुलाजमा को देखने लगी। इन्हें मेरे साथ ड्राइंग रूम में लेकर जाओ। और मुलाजमीन ने पलट कर इसके चेहरे को देखा जैसे वो कुछ हैरान हो रही हो, लेकिन वो इत्मीनान से मुस्कुराती हुई इसके साथ चलने लगी। ड्राइंग रूम में सबसे पहले मुलाजमा दाखिल हुई। इसके साथ वो भी नरमी से मुस्कुराते हुए इसने सलाम किया और वहां बैठते हुए 5-6 लड़के और 2 लड़कियां इसकी जानिब मतवज्जो हुए। वो सरबराही कुर्सी पर विराजमान था, सोफे की पुष्ट से टेक लगाए, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठे। वो हैरत से सामने का मंजर देखता चला गया। गहरी लिपस्टिक, नफासत से किया गया मेकअप, सुर्ख सफेद रंगत के साथ खूबसूरती से सर पर दुपट्टा सजाए वो मुस्कुराते हुए सबको खुशामदीद कह रही थी। और फिर उसने मुलाजमा को इशारा किया। वो चाय सर्व करने लगी। वहां बैठी हुई अनाबिया ने बड़ी गहरी नजरों से इसका जायजा लिया। ओह, तुम्हारी बीवी है ये, काफी डिफरेंट मिजाज है तुमसे। वो इसे कोहनी मार चुकी थी। जबकि अनाबिया को नजरअंदाज करते हुए इसने पलट कर इन लड़कों को देखा। जानबूझकर इसने ग्रुप के इन लड़कों को बुलाया जो काफी तेज थे, बातें बनाने में माहिर, और इनकी नजरें इसके चेहरे पर जमी हुई थी। देखकर इसका गुस्से से खून खोल उठा। पेशा बनाना अंदाज में मुस्कुराकर वो कुछ देर वहीं बैठी रही, लेकिन इसके अंदाज में इत्मीनान था। वो घबरा नहीं रही थी, जैसे कि अमूमी तौर पर इसके सामने घबरा जाया करती थी।
हल्की सी मुस्कुराहट जिसे वो बार बार उछालते हुए सबकी आंखों में नहीं देख रही थी, बल्कि एक ठहराव था इसकी शख्सियत में। हालांकि वो बहुत कम उम्र थी, लेकिन इसके बावजूद इसका अंदाज जानलेवा था और कुछ ही देर के बाद वो ठंडी हवा के झोंके की तरह वहां से उठकर चली गई। वकास तो दाद देती निगाहों से इसे देखता रह गया। भाई कमाल है, आजकल ऐसी बीवी मिलना इम्पॉसिबल, और तुमने ऐसी बीवी ढूंढ ली। कंधे उचकाते हुए वो बात बना रहा था और वो अच्छा खासा गड़बड़ा गया। अच्छा, तो ये हकीकत, ये दो लड़कियां भाभी के सामने फीकी पड़ी बैठी थीं, और अगर ऐसी हजारों लड़कियां होती तो शायद फीकी पड़ जाती। बहुत खूबसूरत है भाभी। ये शेराज था जो हमेशा किसी लड़की में नुक्स निकाल दिया करता, जिसकी बीवी को खूबसूरत कह रहा था, लेकिन इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इसकी तारीफें, खासतौर पर इनके सबके मुंह से। गाइस स्टॉप इट, इतने भी कोई हुए पर ही नहीं है कि तुम लोगों इसके कसीदे पढ़ने लग जाओ। अनाबिया का जलन से बुरा हाल था और वो चुपचाप सर गिराए बैठा रहा। कुछ देर बाद टॉपिक चेंज हो गया और वो कुछ देर वहीं बैठे रहे, लेकिन वो मुकम्मल खामोश हो गया था। इसका सारा ज़हन अपनी बीवी की जानिब था, जो यहाँ आई और सबके दरमियान अपनी धाक बिठाकर चली गई। हालांकि इसे सोचा था कि वो गांव की पेंडू सी लड़की इतने लोगों में घबराएगी तो वो इसे बावर करवा पाएगा कि वो इसके काबिल नहीं है, और वो इस सब की बातें सुनकर यूं लग रहा था जैसे वो खुद इस लड़की के काबिल नहीं है। सब लोग सताइश से इसे देख रहे थे, रश्क भरी नजरों से पलटकर हनैन को देख रहे थे। एक ऐसा लम्हा जिसने सबको साकित कर दिया। जिसों को कमरे में आया, इसका गुस्से से बुरा हाल था। जल्दी से आगे बढ़ते हुए इसे बाजू से पकड़कर अपने करीब कर लिया। क्या जरूरत थी तुम्हें इतनी डार्क लिपस्टिक लगाकर वहां जाने की और इन सब से यूं मुस्कुरा कर बात करने की? वो यूं भड़क रहा था जैसे इसे वहां आने की इजाजत भी ना दी हो और वो बगैर इजाजत वहां पहुंच चुकी हो। आज कहाँ गया तुम्हारा पर्दा, तुम्हारा हिजाब? और सामने खड़ी हुई लड़की ने सख्ती से इसका हाथ झटक दिया। ये आपकी ख्वाहिश थी और मैंने सिर्फ अपने शौहर की ख्वाहिश का एहतराम किया। आपने खुद मुझे इजाजत दी थी कि मैं इन सब के दरमियान आऊं। अब आपको नाराज करना तो मुझ पर वाजिब भी नहीं है। इसको बाहर कुछ ऐसा था कि मुकाबिल सुलह करके रह गया। तुम आज के बाद किसी के सामने नहीं जाओगी, ना इस तरह बंद संवर कर और ना ही किसी से मुस्कुरा कर बात करोगी। जबकि वो हैरत से इसके चेहरे की सुर्ख रंगत को देखती रह गई। वो मुबहम सा मुस्कुराए थे, इसे लग रहा था जैसे वो जेलस हो रहा है, और वो हो भी रहा था। अपने बालों में उंगलियां चलाते हुए एक बार फिर पलट कर इसे देखने लगा। समझ रही हो ना मेरी बात? इस बार इसका लहजा जरा तेज था और हाँ मैं सर हिलाती जाने लगी जब इसने खींच कर इसे अपने करीब कर लिया। तुम्हारा निकाह मुझसे हुआ, मेरे सामने बंद सवर कर रहा करो बस। बहुत से अच्छा खासा नाराज हो गया, जबकि एक हल्की सी उम्मीद इसके वजूद में जागी कि शायद वो इसके बारे में सोचने लगा है, ऐसे अपना समझने लगा है। इसलिए इस रात को इसके करीब गई। अगर आप मुझसे नाराज हैं तो प्लीज मुझे माफ कर दें। अपने नरम हाथों से इसके कंधे को थामे हुए थी जब इसने गर्दन घुमाकर इसके चेहरे को देखा। तुम्हें फर्क पड़ता मेरी नाराजगी से? न जाने क्यों वो कह रहा था और इसने मासूमियत से इसे देखते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। न जाने क्यों उस लम्हे इस पर अजीब सा खुमार छाया हुआ था। ये लड़की दिन ब दिन इसके सामने निखरती जा रही थी और वो चाहने के बावजूद इस पर से अपनी तवज्जो कम नहीं कर पा रहा था। हाथों को बढ़ाकर इसने हया का हसीन तरीन चेहरा थाम लिया और फिर मखमूर अंदाज में इस पर झुकते हुए इसके लबों को अपनी दस्तरस में ले लिया। एक लम्हे के लिए दो दिन साकित हो गए थे और वो दोनों एक दूसरे के करीब थे। आज तक इसने किसी को भी इतनी इजाजत नहीं दी कि वो इसको इतना करीब आए, और यही वजह थी कि आज एक दूसरे में पेवस्त वजूद पहली मर्तबा एक दूसरे के करीब आकर किसी मुखालिफ जिन्स के लम्स को महसूस कर रहे थे। एक मदहोशी और बेकरार थी, दोनों के चेहरे दूसरे में रिश्ते जा रहे थे और बेख्तियार फिर इसने झुकते हुए हया की गर्दन पर अपने लब जमा दिए। तो मैं ऐसा क्यों नहीं चाहती कि मैं तुमसे दूर रहूं? वो सवाल कर रहा था और वो इसकी गर्दन में अपने बाजू डालकर वो हल्का सा अपने पैरों को उठाती इसके माथे पर अपने लब रख गई। क्योंकि आप मेरे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अगर जायज रिश्ते में मुंसलिक हैं तो सारे हराम काम छोड़ दें। और इसे जुनूनियत से घुमाकर इसे अपने करीब कर लिया था तो मुझ पर पाबंदी नहीं लगा सकती। और हया ने जरा गर्दन घुमाकर इसे देखा, लेकिन हक तो जाहिर कर सकती हूँ ना। इस रोज हनैन शाह को इकरार करना पड़ा कि वो इसके सामने खुद पर जब्त नहीं रख सकता। इस रोज इसे बाजों में भरकर वो बड़े हक से अपने बिस्तर पर ले आया। वो इसकी बीवी थी, इसके हक में थी, और खुद पर सितम करते हुए वो इसकी हक तलफी नहीं कर सकता था। इस रोज पूरे हक से इसके बालों में और इसके लबों पर झुका और वो 2 दिन एक साथ धड़कते चले गए। वो हसीन तरीन लम्हा था जब वो दोनों एक दूसरे में गुम थे और दूर पड़ा इसका मोबाइल बजता रहा, लेकिन इसकी तवज्जो सिर्फ अपनी बीवी की जानिब थी।
वो इस बार बारिश बनकर बरस रही थी। दो दिल एक होकर धड़क रहे थे और इन दोनों का धड़कना एक दूसरे के लिए सुकून का बायस था। इन्हें लगा था कि अगली सुबह इनके लिए जिंदगी की खूबसूरत तरीन सुबह होगी, जिसकी शुरुआत इतनी हसीन होगी कि इनकी जिंदगी को गुलाबी रंगों से भर दे। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी कुछ आजमाइशें बाकी हैं, अभी कुछ इम्तिहानात बाकी हैं। सुबह वो फजर के वक्त बेदार हुई, 2 कमरे के बाद तलावत मुकम्मल करते हुए इसके करीब आई और नरमी से उसके चेहरे पर फूंक मारी। वो इसका तो इसे खुदा ने नवाजा था। अगर वो अपने दिल को बदल रहा था तो इसका हक बनता था कि शरीके हयात के तौर पर वो इसके दिल को बदलने में इसकी मदद करे, और वो भरपूर तरीके से तैयार थी। लेकिन इस रोज नाश्ते की टेबल पर होने वाले हंगामे ने इन दोनों को बरहम कर दिया। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। अनाबिया सिद्दीकी, जो कि इसकी बेहतरीन दोस्त थी, अपने बाप के साथ इनके घर पर मौजूद थी। वो भी इतनी सुबह जाहिद शाह सरबराही कुर्सी से उठे और गर्म जोशी से इनका इस्तकबाल करने लगे। लेकिन इससे पहले नाबिया ने आगे बढ़कर हनैन का गिरबान पकड़ लिया था। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। वो न जाने क्यों रो रही थी और वो साकित खड़क से देखता रहा जब तक कि इसका बाप आगे बढ़कर जाहिद शाह के सामने खड़ा नहीं हो गया। तब है तुम्हारी तरबियत पर तुम्हारी और मेरी दोस्ती कितनी अच्छी थी, और तुम्हारे बेटे ने इस पर पानी फेर दिया। अपने दुपट्टे को संभालती वो धड़कते हुए दिल के साथ उठ खड़ी हुई, जबकि हनैन ने अनाबे को खुद से दूर धकेल दिया। जस्ट शट अप, ये सब क्या कह रही हो तुम? इसके चेहरे पर से भोलपन था और तब तक अनाबे इसकी बीवी की जाने मुड़ चुकी थी। तुम जानती हो ये सिर्फ तुम्हारा है। हरगिज नहीं, ना ही तुमसे प्यार करता है और ना ही इससे तुमसे कोई मतलब है। हर रोज लड़कियों के साथ अपनी रातें रंगीन करने वाला अयाश कुत्ता। और इन अल्फाजों को हनैन शाह ने कैसे निकला था उससे वही जानता था। आज तक किसने किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया, और इस वक्त भी अगर सामने खड़ी लड़की ना होती तो शायद इस वक्त वो इसकी बोटी बोटी करके इसे ज़ेरे जमीन दफन कर चुका होता। लेकिन इसकी धार ने पूरी हवेली को सहम जाने पर मजबूर कर दिया। खबरदार अगर तुमने आज के बाद ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया, वो भी हनैन शाह के लिए। लेकिन इससे पहले सिद्दीकी ने आगे बढ़कर हनैन के बयान को पकड़ लिया। मैंने सारी तस्वीरें देखी हैं, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी की बर्बाद कर दी है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। जबकि वो हैरान और परेशान खड़ा था। नाबिया सिर्फ इसे पाना चाहती थी। जिस दिन से इसने हया को देखा था तभी से इसके अंदर एक हलचल मची हुई थी। रात इसने तय कर लिया कि वो हनैन को फ्लैट पर बुलाकर बुरी तरह जलील करेगी, लेकिन इसके बुलाने के बावजूद हनैन वहां नहीं पहुंचा। हालांकि सारी प्लानिंग तैयार थी, वो इसे अपने जाल में फंसाना चाहती थी। इसने सोच लिया वो हया नाम की इस लड़की को हनैन की जिंदगी से कांटे की तरह निकालकर बाहर फेंकेगी और खुद इसकी राह में फूल बनकर उतर जाएगी। लेकिन ये इसकी महज खामख्याली थी जिससे वो हरगिज नहीं जानती थी। हनैन शाह वो नाम था जो इसकी जड़ जड़ को उखाड़ना जानता था, और अगले पल इसने नाबिया का मुंह दबोच लिया। बताओ कौन से पल गुजारे मैंने तुम्हारे साथ? ये सरासर झूठ बोल रही है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया लड़की हो। वो हमेशा से इसकी बेबाकी के बावजूद इसके करीब रहा, सिर्फ ये सोचकर वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है। इनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अनाबिया ने मुकम्मल जहर घोल रखा था। इन्होंने जाहिद शाह के सामने एक बनाई हुई ऐसी वीडियो रखी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। जबकि गुलाबी दुपट्टे के हाले में खड़ी हुई लड़की के चेहरे पर अभी भी इत्मीनान था। वो हैरत से इन सबको देख रही थी जैसे कोई ड्रामा हो और वो इसे एंजॉय कर रही हो। जबकि वो पलट कर इसकी बेकरार आंखों को देख रहा था जिसे सिर्फ अभी तो पाया था, अभी खोना नहीं चाहता था। जिंदगी में पहली बार इसके दिल में ये हुक उठी कि काश ये लड़की इसके हाथों से ना जाए, काश इनका रिश्ता बरकरार रहे। और जिंदगी में शायद ये पहली दुआ थी जो वो अपने दिल से मांग रहा था। सो कैसे कबूलियत हासिल न करती। तोहमत एक ऐसी गलाजत है जो किसी भी दामन पर उछाल दी जाए वो अपने दागदार दामन को छुपाने की कोशिश में और अपनी रूह पर लगा लेता है। ये सब क्या है हनैन शाह? हया तुम्हारी बीवी थी और अनाबिया तुम्हारी दोस्त। क्या ये मेरी तरबियत का नतीजा है? पहली बार वो हारते हुए कुर्सी पर बैठ के, आज तक से वो जिद्दी था, जुनूनी था, लेकिन वो एक जानी था, इस पर वो कभी भी यकीन नहीं कर सकते थे। वो एक सैय्यदजादा था। चाहे लाख गुनाह इसने किए थे, लेकिन भला इसे जेब देता था कि वो किसी की लड़की को रोंद कर रख दे। और वो पहली बार पूरे हक से अपने बाप की जानी बढ़ा। बाबा ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको सारी हकीकत बताऊंगा, लेकिन इस वक्त जो आपके सामने खेला जा रहा है वो सिर्फ एक खेल है। और अनाबिया रोते हुए एक बार फिर हया के जाने बढ़ते हुए, तुम एक पाक लड़की हो, बाकरदार हो, नमाज पढ़ती हो। क्या अब भी तुम्हें किसी ऐसे शख्स के साथ रहोगी जो इतना अयाश है,
जो लोगों की जिंदगियां बर्बाद करना जानता है। और मुकाबिल ने बड़ी फुर्सत से देखते हुए अपने सीने पर हाथ बांध लिया। हरगिज नहीं, मैं किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं रहूंगी जो लड़कियों की इज्जत ना करता हो, जिससे लड़कियों की जानिब बुरी निगाह करते हुए शर्म ना हो। और इसके अल्फाज नहीं थे, गोया कोई सीसा था जो शख्स के कानों में उंडेला जा रहा था। इसने बेख्तियार नफी में सर हिलाया। कम से कम वो इस हीरे को नहीं खोना चाहता था जिसकी कदर अब इसे आकर पता चली थी। जिंदगी भर इसे ऐसी लड़कियों को काबिल नफरत समझा, ये जाने बगैर कि दुपट्टे में भी गोहरे नयाब छुपे होते हैं। मैं से पूछना चाहूंगी कि मेरे शौहर ने आपको देखा, आपके साथ कुछ शर्मनाक करने की कोशिश की, आपकी इज्जत पर हाथ डाला। वो बहुत इत्मीनान से बात कर रही थी। अनाबिया ठहरी हुई लहजे वाली लड़की को देखती रह गई। क्या आपने कभी खुद को मेरे शौहर से छुपाने की कोशिश की थी? इसका जुमला था। अनाबिया को लगा जैसे किसी ने इसके मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारा। इसने हया से कुछ कहना चाहा था, लेकिन कोशिश के बावजूद कुछ नहीं कह पाई। लेकिन तब तक वो कहती रही, सिद्दीकी साहब, आपकी बेटी रात देर तक लड़कों की महफिलों में रहती है। लड़के इसके साथ अपनी पार्टी से एंजॉय करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा खौफ नहीं आया कि इसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके रोंगटे खड़े कर दे? पहली बार लगा था जैसे सिर्फ वो बोल रही है और पूरी हवेली सिर्फ सुन रही है। पहली बार वो इस ठहरे हुए लहजे वाली लड़की को देखता रह गया। इस रोज इसे एहसास हुआ कि इसके लहजे में इतना ठहराव क्यों है, वो क्यों इतनी मधुर तरीके से बात करती है। वो तो सुनी जा सकती है, चाहे फिर वो कितनी आहिस्ता क्यों ना हो। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, लेकिन अगर औरत जात खुद को छुपाना नहीं जानती तो इसे हक नहीं बनता कि वो किसी मर्द की तरफ उंगली उठाकर इस पर इल्जाम लगाए कि वो मर्द इसे गलत तरीके से देख रहा है। आपके पहने हुए छोटे छोटे कपड़ों को जो पहनने की इजाजत आपको खुदा भी नहीं देता, आप सिर्फ इसलिए पहनती हैं और रातों को गैर महरमों के साथ रहती हैं ताकि आप काबिल तवज्जो रहें। तो फिर तवज्जो पर इतना वावेला क्यों? एक उदास मुस्कुराहट से इन दोनों को देखकर वो चुपचाप कमरे में चली गई। पहली बार अनाबिया ने सिर्फ अपना मोबाइल उठाया था। वो हारे हुए कदमों से दरवाजे की जानिब चली गई। इसे एहसास नहीं हुआ पीछे मुड़कर कहूं इसे कौन से देख रहा है, इसका बाप साथ चल रहा है या नहीं। बस वो चुपचाप वहां से निकल गई और हनैन शाह का सर कचू का खड़ा हुआ। इसने कुछ ऐसा नहीं किया था, इससे बताया भी नहीं क्यों कहा। लेकिन इससे ज्यादा अजीब बात यह थी कि गोया वो थम गया, हो गया इसके पास कुछ कहने के लिए बचा ही ना हो। और जाहिद शाह ने इसके कंधे पर हाथ रखा। अब तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैंने तुम्हारे लिए एक फूल का इंतखाब किया है, वो फूल जो तुम्हारी जिंदगी में रंग भर दे। इसके कंधे पर थपकी देते हुए वो कमरे में चले गए और वो चुपचाप हवेली से बाहर निकल गए। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हया का सामना कर पाता और ना ही वो इसकी आंखों में देख सकता था। वो नहीं चाहता था कि हया की आंखों में थोड़ी सी भी बदगुमानी उतरे। शाम तक वो हवेली से बाहर आई। इस रोज वो पहली मर्तबा इसने अपनी जात के बारे में जाना था। वो लड़का जो कभी पलट कर खुदा को नहीं देख पाया, जो लाखों नेमतों के बावजूद शुक्र की सलाहियत नहीं रखता था, फिर भी खुदा इस पर इतना मेहरबान था कि इसे एक पाकीज़ा हमसफर से नवाज दिया। तकरीबन शाम के वक्त वो इन्हें कमरे में दाखिल हुआ, वही शिकस्ता हालत। इस जिंदगी में पहली बार वो तैयार नहीं था। जिंदगी में पहली बार इसके वजूद से खुशबुएं नहीं फूट रही थी। पहली बार वो चमकती हुई आंखें उदास थीं और सामने जानवाज पर बैठी हुई लड़की नमाज में मशगूल थी। वो चुपचाप इसके करीब आकर बैठ गया। देर तक इन्हमाक से इसके चेहरे को देखता रहा, जब तक कि सलाम फेर कर इसने दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए। अपनी तमाम दुआओं से फारिग होकर इसने गर्दन मोड़कर अपने शौहर को देखा और फिर आदत के मुताबिक आहिस्ता से इसके चेहरे पर फूंक मारी। वो भी इत्मीनान से मुस्कुरा रही थी और मुकाबिल ने कुछ नहीं देखा, बस चुपचाप इसकी गोद में सरक कर रो पड़ा। वो जिंदगी में पहली बार इतनी शिद्दत से रो रहा था कि आज तक वो किसी के सामने यूं टूट कर नहीं रोया। जबकि वो चुपचाप इसके बालों में उंगलियां चलाती रही, इसे रोने देना चाहती थी जी भरकर जितना इसका दिल चाहे, क्योंकि पहली बार इसे लग रहा था कि वो रो रहा है ताकि दिल का बोझ हल्का हो। अगर इसे एक बार भी ना रोने दिया तो शायद वो मर जाए। काफी देर रोने के बाद इसे सर उठाकर हया की जानिब देखा और हया ने अपने सफेद हाथ की मखरूदी उंगलियों से इसके आंसू साफ कर दिए। मैं भटक गया हूँ हया, मैंने खुदा को नाराज कर दिया। इस रोज वो बिला झिझक इकरार कर गया और पूरे दिल से मुस्कुरा दी। हरगिज नहीं, आपने अगर खुदा को नाराज कर दिया होता तो इस वक्त आपकी आंखों में आंसू ना होते। हकीकत तो ये है कि आप इसे नाराज नहीं कर पाए, बस फरामोश करने की कोशिश थी जो नाकाम ठहरी। मुझ पर वो सिर्फ इल्जाम था,
मैंने ऐसा इससे पहले कि वो मजीद वजाहत देता, इसने चुपचाप इसके लबों पर अपनी उंगली जमा दी। सूरह अनफाल में मैंने पढ़ा था कि नेक मर्द नेक औरतों के लिए, अगर मैंने आपकी पाकीज़गी को बरकरार रखा है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि खुदा मुझे इस शख्स से नवाजे जिससे मैं बदकिरदार कह दूं। आप मेरे साथ हैं, मैं जानती हूँ कि आप भटक गए थे लेकिन लौट भी तो आए हैं, और यही परवरदिगार का करम है। इसने आगे बढ़कर मोहब्बत से इसका माथा चूम लिया। जाहिर शाह ने ठीक कहा था, वो लड़की एक फूल है जिसकी खुशबू चारों तरफ बिखर कर मौतर कर सकती है। कुछ देर के बाद वो बाहर आया तो वजू के कतरे इसके चेहरे से टपक रहे थे। जायनुमाज से हटते हुए वो उसके दिलकश चेहरे को देखती रह गई। वो हसीन था लेकिन आज से पहले इतना हसीन नहीं लगा। खुदा की बारगाह में वो खड़ा हुआ तो उसे लगा कि इस मजबूत मर्द के कदम डगमगा रहे हैं। इसका दिल हो रहा है कि इसके हाथ लर्ज रहे हैं और आंखें नमकीन पानियों से भरी हैं। फिर जब तक वो सजदे में नहीं गया वो उसके चेहरे को देखती रही और जुबान से खुदा का शुक्र अदा करती रही। अपनी नमाज मुकम्मल करने के बाद इसने हाथ उठाए और फिर इन्हें हाथों पर माथा टका कर रो पड़ा। वो अकेला नहीं रो रहा था, हया भी साथ रो रही थी। वो खुदा के सामने अपनी हर एक बुराई का इकरार करता जा रहा था और आंसू गोया इसकी तस्दीक कर रहे थे। और फिर इसने गर्दन झुकाकर दोनों हाथ अपनी गर्दन में डाल दिए। मेरे परवरदिगार, मैं थक गया हूँ, मुझे अपनी तरफ बुलाएं, मुझे अपने पास आने की तौफीक बख्श दें। वो दुआ क्या कर रहा था और वो जेरे लब आमीन कहती जा रही थी। कभी कभी कुछ हादसे हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें खुदा की तरफ मोड़ देने के लिए होते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में मुआवजा बनकर उतरते हैं, हम इनके करीब होते चले जाते हैं, हम इनसे मोहब्बत करते क्योंकि दर हकीकत खुदा ने इन्हें हमारे लिए बनाया होता है। वो हमारे लिए काबिल मोहब्बत होते हैं और फिर वही लोग हमारे हाथ को थाम कर हमें खुदा से जोड़ देते हैं। और हया भी इसके लिए एक ऐसी लड़की थी जो उसके अंधेरी जिंदगी में रंग भरने के लिए आई थी। वो जितना खुदा का शुक्र अदा करता कम था। उम्मीद है हमारी आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।